हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पी ब्लॉक का लेकर आए हैं ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स के कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो ग्रुप 16 को पढ़ने से पहले आपको जो है ग्रुप 15 के बारे में जानकारी होगी, तो काफ़ी कुछ आपको उसी से मिलता जुलता भी मिलेगा और काफ़ी कुछ जो है प्रॉपर्टी अलग भी रहेगी। तो उसको देखते रहिए और आगे इसके साथ चलते रहिए। तो आइए देखते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट आज करेंगे। ग्रुप 16 पी ब्लॉक चल रहा है, आपको मालूम भी है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपका जो है चैप्टर है और उसमें हम लोग ग्रुप 16 चल रहे हैं। तो ग्रुप 16 के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहली चीज तो इसके एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसका जो एलिमेंट्स है आपको मालूम होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है। हम लोग नॉर्मली इससे पढ़ते हैं तो ये बताते हैं जो कैसे नॉर्मली आप उससे टीपो, उससे टीपो। ठीक, उससे टीपो चाहे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मालूम है ग्रुप 16 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। आपको ये बताया है कि हर ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है वो एनामलस प्रॉपर्टी शो करता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम ऑक्सीजन फैमिली दिया गया। इसका दूसरा भी नाम कहा जाता है चाल्कोजेन। इसे हम लोग चाल्कोजेन फैमिली भी कहते हैं। चाल्कोजेन फैमिली का मतलब हो गया, चाल्को जो है ये ग्रीक वर्ड से जो है डिराइव। ठीक, चाल्को वर्ड जो है, चाल्को ग्रीक वर्ड है भाई। ब्रास से डिराइव, ब्रास ग्रीक वर्ड मतलब इसका होता है ब्रास। आपको मालूम है कि अधिकतर जो कॉपर के मिनरल्स होते हैं, मोस्टली जो कॉपर के मिनरल्स होते हैं फॉर्म इन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ किसके भाई? सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग देखें तो जो चाल्को वर्ड को कहा जाता है, चाल्को मीन्स होता है ओर प्रोड्यूसर, और फार्मिंग कह लीजिए तो, और जेन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो आपको मालूम है इस ग्रुप के मेंबर जो होते हैं मोस्टली ओर्स आर फाउंड इन द ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म्स। ठीक, जो मेटल डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जो ओर्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं तो सल्फाइड्स फॉर्म में
अधिकतर की बात हो रही है, मेजॉरिटी की। तो अगर ऑक्साइड या सल्फाइड्स फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है ये सब के सब जो है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, सल्फाइड यानी सल्फर किस ग्रुप में पाया था? ग्रुप 16 में। दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड chalcoxanthem. That's why it is also called chalcoxanthem. ठीक है भाई, आपको हमने बताया कि जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनकी अगर अलग अलग एबेंडेंस की बात करें, इनके नेचर ऑफ एबेंडेंस की बात करें, अकरेंस की बात करें, तो आपको मालूम है ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, नेचर में सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट के रूप में नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सल्फर के केस में बताया जाता है सल्फर 16th नंबर पे है। एबंडेंट नेचर को अगर बेस माना जाए तो इनके एबंडेंस को अगर हम ध्यान दें तो ये 16 नंबर पे है और ये फर्स्ट नंबर पे है। तो आइए देखते हैं किस किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं, या पहले हम पोलोनियम के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। आप पहले पोलोनियम को सुन लीजिए। पोलोनियम के बारे में कहा जाता है पोलोनियम लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप है। आपको मालूम है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ये कैसा नेचर शो करता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। और आपको शायद मालूम भी होगा रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ ये मेटल इन नेचर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, मेटल होता है, ठीक, मेटल। और इसकी जो हाफ लाइफ शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज होता है, ये शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज होता है भाई। लगभग इसकी हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो 13.8 डेज होती है, यानी इसकी हाफ लाइफ जो होता है वो कितना होता है? हाफ लाइफ 13.8 डेज, यानी अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का ये 50% डिकम्पोज कितने समय में हो जाएगा? 13.8 डेज में ये डिकम्पोज कर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पोलोनियम के बारे में कहा जाता है इसको जो डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है भाई। मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था 1898 इन पोलैंड में इसको डिस्कवर किया 1898 इन पोलैंड। और आप जानते हैं इसका नाम इसीलिए Hence, its name was polonium. एक चीज और आप जानते हैं, इन्होंने इतना वर्क किया था कि इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में भी कंट्रीब्यूशन किया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी। He got 2 Nobel Prize. 2 Nobel Prize in Physics and Chemistry. केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल प्राइज ऑब्टेन किया था। तो ये सिंगल महिला है या कहिए सिंगल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज ऑब्टेन किया था। ठीक, ये तो पोलोनियम के बारे में, पोलोनियम से रिलेटेड हुआ। अब ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको हमने बताया ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन के बारे में यह भी कहा जाता है
ये इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंट constituent constituents ऑफ एटमॉस्फेयर भी हुआ, ठीक, अर्थ भी हुआ, ओसीन हुआ, ये चाहे जहां की बात, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, भाई नेचर में भी तो ये पाया जाता है, ओसीन, अर्थ, क्रस्ट, ठीक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने बताया कि ये सबसे ज्यादा एबंडेंट है जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स में, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, नेचर में भी ऑक्सीजन आप जानते हैं नेचर में प्रेजेंट है, और उसके बाद जो है ओसीन है, ऑक्सीजन जहां जहां भी वाटर होगा वहां ऑक्सीजन पाया जाता है, ये आप मान के चलिए, ठीक। अर्थ क्रस्ट, जितने भी सरफेस है जहां पर भी लिविंग पीपल्स बिलोंग करते हैं वहां पर भी ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। आपको मालूम है इट फॉर्म्स अबाउट, कुछ परसेंटेज आपको बताते हैं, इट फॉर्म्स अबाउट लगभग 21% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, 21% बाय वॉल्यूम्स ऑफ एयर। जो एयर का टोटल वॉल्यूम होता है उसका 21% कौन होता है? ऑक्सीजन। मतलब अगर 100% है उसमें 21% इंडिविजुअली कौन होगा? ऑक्सीजन। 89% वेट बाय वेट ऑफ 89% बाय वेट ऑफ ओसीन, ठीक है। टोटल ओसीन का 89% बाय वेट कौन होगा? ये ऑक्सीजन होगा। 46.6% बाय वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ये इतनी बातें जो है ये कहा जा रहा है इसके बाद, ठीक। इतना परसेंटेज यानी 21.1 और उसके बाद 89% बाय वेट ऑफ ओसीन और 46.6% बाय वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट का जो है ये ऑक्सीजन का एबंडेंस है नेचर में। नेचर में इतना परसेंटेज ऑक्सीजन पाया जाता है। आप इस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में नेचर में पाया जाता है? या तो कंपाउंड का जो है, देखिए, या तो ऑक्सीजन जो है मेटल के सिलिकेट्स के रूप में पाया जाएगा, मेटल के नाइट्रेट्स के रूप में पाया जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको भी बोल देते हैं, most of the metals are most of the metals are found in form of oxides, silicates, नाइट्रेट्स एटसेट्रा, इस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिकेट्स, नाइट्रेट्स और ऑक्साइड्स के रूप में मेटल के पाए जाते हैं। और सब में देखिए ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन है, सिलिकेट्स में ऑक्सीजन है, नाइट्रेट्स में भी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन के कुछ एक कांस्टेंट है जिस फॉर्म में ऑक्सीजन जो है नेचर में पाया जाता है। अगर हम लोग इसी तरह से सल्फर की बात करें तो आइए देखिए सल्फर के बारे में। देखिए सल्फर के बारे में मच लेस एबंडेंट, ठीक। और ये नेचर में जो पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक है भाई। ये जो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, it is found in free state as well as combined state। ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई।
कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसका जो परसेंटेज होता है वो 0.052%, 0.052% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का 0.052% जो है ये नेचर पाया जाता है। और आप जानते हैं ये तमाम जो है मेटल्स के कॉपर, Ag, Pb, मरकरी एटसेट्रा एटसेट्रा फाउंड एज सल्फाइड, फाउंड एज सल्फाइड, और ये डिपॉजिट रहता है। तमाम बहुत से तो हमने लिए भी नहीं, कॉपर, Ag, Au। अगर आप देखिए जैसे आपने सुना होगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट सुना होगा आपने। मैग्नीशियम सल्फेट आपका जो है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको आप कहां पे यूज करते हैं, जिसे आपको याद होगा इप्सम साल्ट कहते हैं। इसे मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, इप्सम साल्ट। बेरियम सल्फेट यहां पर भी देखिए, बेरियम सल्फेट, PbS, इसे गैलना, CdS, ठीक, सिनेबार हो गया, HgS, कॉपर पायराइट, CuFeS2, आयरन पायराइट, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ये सारे आप देखिए इस फॉर्म में जो है मेटल के जो है सल्फाइड के रूप में ये डिपॉजिट होते हैं। सल्फर जो है मेटल के सल्फाइड के रूप में नेचर में डिपॉजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपने तमाम वोल्केनो रिएक्शन भी ऑब्जर्व किया होगा, तो ट्रेस ऑफ सल्फर अकर्स इन, ट्रेस ऑफ सल्फर अकर्स इन वोल्केनो in the form of किसके, in the form of H2S। आपको मालूम है H2S जो है ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। H2S ह्यूमन बॉडी में हम लोग जो हवा छोड़ते हैं, मानो जो भी हवा छोड़ते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग हवा छोड़ते हैं, उसमें भी H2S गैस पाया जाता है। मालूम है ना आपको? तो H2S गैस इस फॉर्म में भी आपको दिखाई देता है। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसमें भी स्मेल होती है, सच एज एग, एग की बात करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन की बात करते हैं, गार्लिक, गार्लिक की बात करते हैं, ओनियन, जहां भी स्मेल कर रहा है, इसे गंधक बोलते भी हैं भाई, मस्टर्ड, मस्टर्ड, हेयर एंड ऊल, कंटेन सल्फर। ये सब अपने साथ सल्फर को लिए रहते हैं, ये सब अपने साथ सल्फर को लिए रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। रेस्ट मेंबर रेयरली फाउंड, ठीक। तो ये आपका कुछ अकरेंस के बारे में, ऑक्सीजन वर्सेस ये हमने आपको दिया है ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी O सिंगल बॉन्ड हो, O डबल बॉन्ड हो, इनकी बॉन्ड एनर्जी 142 और 494 किलो जूल पर मोल। सल्फर, सल्फर सिंगल बॉन्ड लिया है, 268 किलो जूल पर मोल है।
और सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड है 425 किलो जूल पर मोल। तो अब हम लोग, अगर याद हो आपको, आपने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंपेयर किया, तो यहां हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर केमिस्ट्री। ठीक, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर केमिस्ट्री में क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करेगा कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा, और यहां पे सल्फर सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करेगा, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। तो अगर आपको याद हो तो हम इस बॉन्ड के हिसाब से देखें, पहले इसी को बेस मान, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो भाई एक बॉन्ड बनने पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 14, अगर इसका दुगना कर देंगे तो लगभग 284 हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड ये बनाएगा तो ये वाला टेंडेंसी वो ज्यादा शो करेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड को अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करेगा, सल्फर सिंगल बॉन्ड को प्रेफर कर रहा है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को नहीं प्रेफर करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि डेल एच यहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड न बना करके डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देगा। तो हम इसी चीज को लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या चीज, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा वी कैन से दैट oxygen prefer to form double bond than single bond. Oxygen prefer to form double bond than single bond. क्यों? क्योंकि for double bond formation डेल एच क्या होगा? डेल एच वैल्यू लार्ज इवॉल्व, मतलब ये एनर्जी जो होगी, अगर बॉन्ड बनेगा तो ये एनर्जी निगेटिव में होगी, बॉन्ड बनेगा तो ये एनर्जी निगेटिव में होगी, और तोड़ने पे ये एनर्जी क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। हमें बॉन्ड बनने की बात हो रही है, तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्ज वैल्यू किसमें होगी? निगेटिव में। तो इसका मतलब है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक, अब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, इसकी जो भी वैल्यू होगी तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल जी की वैल्यू निगेटिव फेवर्स द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या करेगा? फेवर करेगा डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन। दैट्स वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन ओ डबल बॉन्ड ओ फॉर्म। ठीक है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ में नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई। ठीक, यहां पे ये चीज है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम लोग यहां पे दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरे पॉइंट में देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सल्फर डबल सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड प्रिफर करेगा। क्यों? ऑक्सीजन की अपेक्षा, क्योंकि यहां पे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी। यानी सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर बॉन्ड प्रिफर ओवर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू लार्ज एनर्जी एवोल्यूशन। यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में ज्यादा इवॉल्व होगी, तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल जी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, फेवर्स द, ये पढ़ा है आपने ग्रुप, फेवर्स द सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ध्यान रखिएगा।
यानी अगर हम इस बॉन्ड एनर्जी के डाटा को कंसीडर करें और उसे कंसीडर करके बताना चाहें तो हम ये बताएंगे कि सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड प्रेफर करेगा ओवर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के ऊपर। वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी डेटा क्या है। यहाँ एनर्जी ज्यादा निकलेगी, डेल जी की वैल्यू निगेटिव ज्यादा होगी, और डेल जी की वैल्यू अगर निगेटिव ज्यादा होगी तो प्रोसेस अपने आप प्रेफर करेगा, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को प्रेफर ज्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ डेल एच की वैल्यू ज्यादा निगेटिव में है, तो डेल जी की वैल्यू निगेटिव ज्यादा होगी तो रिएक्शन डबल बॉन्ड को फेवर करेगा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तो सल्फर सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको लीजिए -268 इंटू 2 करिए तो ये आ जाएगा 8 2 जा 6 और ये आ इतनी एनर्जी निकलेगी। यानी अगर सिंगल बॉन्ड दो बना दे अलग अलग, यानी सल्फर जो है दो सिंगल बॉन्ड बना दे तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगी, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए ये सिंगल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करेगा डबल बॉन्ड की अपेक्षा, क्योंकि डबल बॉन्ड में इतनी ही एनर्जी निकल रही है और सिंगल बॉन्ड में कितनी निकलेगी। अगर दो सिंगल बॉन्ड अलग अलग सल्फर से जुड़ के बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये वाला प्रेफर ज्यादा करेगा, यानी डेल जी की वैल्यू माइनस ज्यादा आएगी तो ये वाला ज्यादा प्रेफर करेगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा। तो सीधे सीधे हम लोग कहेंगे कि सल्फर जो है सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। और वो किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डेल एच या ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा। देखिए हमने दूसरा डेटा लिया हुआ है, ऑक्सीजन बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी किलो जूल में है, सल्फर बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी है किलो जूल में है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 142 किलो जूल है पर मोल है, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड 268 किलो जूल पर मोल है, ऑक्सीजन और सीएल के बीच का बॉन्ड है 218 है, सल्फर सीएल के बीच का बॉन्ड 271 किलो जूल पर मोल है, OH की बात कर रहे हैं 459 है, SH की बात कर रहे हैं 363। इनको हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग इसकी बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, अभी तो चर्चा किया था ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड में सल्फर इस बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। लेकिन आपको मालूम है कुछ कंपाउंड्स आप ऐसे भी पढ़े होंगे जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपने सुना भी होगा और आपको जानकारी भी होगी। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो हम आपको याद दिलाते हैं, परऑक्साइड, परऑक्साइड में ऑक्सीजन पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड है सिंगल, ठीक। तो जिसमें भी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड bonds are present, oxygen oxygen single bonds are present, compounds in which oxygen oxygen single bonds are present are generally unstable, ये अनस्टेबल होते हैं। उसका कारण क्या है? ड्यू टू इट्स बॉन्ड एनर्जी, ठीक है भाई, बॉन्ड एनर्जी डेटा की वजह से ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। और आप जानते हैं ऐसे कंपाउंड, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, सच कंपाउंड्स act as strong oxidizing agent, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। सच कंपाउंड आर जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरह के बिहेवियर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। such behavior can be explained, उसी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाली बात कर रहे हैं, can be explained
on the basis of oxygen single bond strength, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है एंड इट्स कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है पर ऑक्साइड है, H2O2 पर ऑक्साइड फॉर्म में है। ठीक, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 है। तो -1 जो है, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी ये क्या करेगा? वांट टू चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? -2 में कन्वर्ट होना चाहता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अब क्या है, ये बॉन्ड कमजोर है। ये बॉन्ड तो कमजोर है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या है? वीक है। तो ये बॉन्ड कमजोर है, तो ये क्या करेगा? तुरंत ही जो है अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। ड्यू टू वीक ऑक्सीजन बॉन्ड it break it and act as ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या सीधे सीधे हमने क्या कहा, कंपाउंड ऐसे जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स ऐसे जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो अनस्टेबल जनरली होते हैं। उसका कारण क्या है? इसकी बॉन्ड एनर्जी जो डेटा दिया गया है। ऐसे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और उसका कारण हमने बताया कि इसको अगर हम बेस माने तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और इसका जो कंपाउंड बनता है अदर एलिमेंट के साथ, उसकी बात करें तो जैसे हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी देख लीजिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करना चाहता है, -1 से किस में जाना चाहता है? -2 में। ठीक, -2 फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है। अगर ये -2 में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो आसानी से कन्वर्ट क्यों कर ले? क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या है? वीक होता है। तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और जब आसानी से ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा? एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक, अब इस बॉन्ड एनर्जी के डेटा को हम लोग देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड लेस फेवर करेगा, ये वाला बॉन्ड मोर फेवर करेगा। बॉन्ड एनर्जी डेटा को अगर देखें OCl और SCl का, ये वाला बॉन्ड ज्यादा फेवर करेगा, ये वाला बॉन्ड कम फेवर करेगा। अगर इसको देखें हम लोग तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा फेवर करेगा, ये वाला बॉन्ड कम फेवर करेगा। सीधे सीधे कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसे कंपाउंड जिसमें OH बॉन्ड पाया जाता है वो ज्यादा फॉर्म होता है, वो फेवरेबल कंडीशन को अप्लाई करता है। कहने का मतलब हमारे कि ये फेवर करता, बॉन्ड एनर्जी डाटा इस बात को फेवर करता है कि ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड को हमेशा बनाएगा जिसमें OH लिंकेज, जिसमें OH बॉन्ड पाया जाए। जैसे पानी का फॉर्मेशन, H2O का फॉर्मेशन होता है, और H2O का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कितने OH हैं? 2 OH है। 2 OH है तो इसका मतलब एक OH में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 2 OH में आप समझ सकते हैं डेल्टा H की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए H2O का फॉर्मेशन हमेशा फेवर करता है, और H2O इसलिए नेचर में बहुत ज्यादा है, इसकी एबंडेंस। OH बॉन्ड एनर्जी जो है हाई,
इसका मतलब है इट फेवर्स द फॉर्मेशन। ठीक, दैट्स वाई H2O फॉर्मेशन टेक्स्ट। इसी वजह से H2O फॉर्मेशन आसानी से होता है। और आप जानते हैं हर जगह पानी का फॉर्मेशन, पानी आसानी से बनता भी रहता है, इसको नाम भी आता है। तो जैसा कि हमने ये टेबल आपके लिए बनाया है, आप इस टेबल को देखिए और जितनी भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातें हैं इसमें आ जाएंगी और आप उसको इसी टेबल की सहायता से चर्चा करिए, जैसा कि हम लोग ग्रुप 15 में किया था। प्रोसेस में हमने चेंज इसलिए कर दिया है कि टेबल आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। तो हमने लिखा है एक तरफ प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी हमने एक काम कर दिया है, एटॉमिक नंबर ऑब्लिक एटॉमिक मास, मतलब दोनों साथ साथ दिखाए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मास 60। तो ऐसे अपान करके दिखाया। कोवैलेंट रेडियाई अपान आयनिक रेडियाई, दोनों को साथ साथ दिखाया। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड दोनों को साथ साथ दिखाया। जहां पे ऐसी सिचुएशन, क्योंकि थोड़ा सा टेबल बहुत बड़ा हो जा रहा था तो हमने इस तरह से आपको दिखाया, बाकी और कोई अंतर नहीं किया है। आप टेक्स्ट बुक में जो है ये टेबल बना हुआ है उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आइए इसी टेबल को पढ़ते हैं, इसी टेबल के बारे में जानते हैं और जो चीजें निकल के आती हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है एलिमेंट्स कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये आपके एलिमेंट है। ठीक, और इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 8, 16, 34, 52, 84, ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। और जो अपान करके लिखा है वो एटॉमिक मास। ठीक है भाई, ये सब चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए। रेडियाई की बात करते हैं, कोवैलेंट रेडियाई यानी एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। तो आप देखिए एटॉमिक रेडियस जो है 66, 104, 117, 137, 146। कहने का मतलब है जो आपका एटॉमिक रेडियस है, यानी एक चीज देखते हैं, एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर यह इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज कर रहा है और उसका कारण है एन की वैल्यू, सेल की संख्या इंक्रीज करती है। सेल की संख्या इंक्रीज करती है और सेल की संख्या अगर इंक्रीज करेगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो लो हो जाएगा और इस वजह से साइज बढ़ती है। तो यही आयनिक रेडियाई के लिए भी, टॉप टू बॉटम यही आयनिक रेडियाई के लिए सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयनिक रेडियाई है वो निगेटिव आयन के लिए, ये निगेटिव आयंस के लिए है, ध्यान रखिएगा। आयनिक रेडियाई जो है हम लोग जो कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो निगेटिव आयंस के लिए। ठीक, तो बाकी जब आपका साइज बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये भी देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी पहला 1314, दूसरा 1000, तीसरा 941, चौथा 869 और पांचवा जो है 830। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ये आप ध्यान दीजिए। अगर आप इन दोनों को ध्यान देकर के देखिए, दोनों का जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने पे आप ये बता सकते हैं कि ये +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आसानी से कि नहीं। और आप इसकी वैल्यू देखिए, इनका सम देखिए तो आपको ये आइडिया होगा कौन +2 फॉर्म में आसानी से एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे ख्याल से ऑक्सीजन आपको +2 फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन आपको +2 फॉर्म में नहीं दिखाई देगा कन्वर्ट होता हुआ। एक चीज और यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की साइज स्मॉल होती है, ऑक्सीजन की साइज स्मॉल है और नाइट्रोजन की साइज लार्ज है।
लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती। वाई? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि काहे, हमने क्या कहा, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर इस चीज को आप सीधे सीधे ऑब्जर्व करिए, इस चीज को अगर समझने का प्रयास करिए, तो हमने कहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। ये क्यों? ये आपके लिए वही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है और ऑक्सीजन जो है ना हाफ है ना फुल है, अनस्टेबल होता है। इस वजह से ये नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, इसको आप जरा देखिएगा। नाइट्रोजन की IE1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन लेवल हाई होती है और इसकी IE1 जो है लो होती है, लेकिन इसकी IE2 जो होती है लो होती है और इसकी IE2 जो है हाई होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसको आप नॉर्मली जो है देख करके अनुमान लगाइएगा और आंसर को जो है आप पोस्ट करिएगा। ओके भैया? और दूसरी चीज हमने आपसे ये भी कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे टॉप टू बॉटम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज करेगा, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और उसका दोनों का सबका कारण क्या है? साइज का बढ़ना। दोनों का कारण क्या है? साइज का बढ़ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सीक्वेंस में डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां से यहां बढ़ा, फिर उसके बाद घट रहा है। इसका भी कारण आपको बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लो होने का कारण क्या है? अनएक्सपेक्टेडली, तो हम अनएक्सपेक्टेडली लो दिखाई दे रही, अनएक्सपेक्टेडली लो दिखाई दे रही, उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की साइज स्मॉल है, कॉम्पैक्ट होने की वजह से, कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मोर repulsion from high electron density of valence cell of oxygen। ठीक है भाई? जब वैलेंस सेल ऑक्सीजन का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा उनके बीच में होगा, तो वह इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में आसानी से इंटर नहीं कर पाएगा। तो उस रिपल्सिव इंटरेक्शन को कम करने के लिए कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च हो जाएगी और इसी वजह से अनएक्सपेक्टेडली इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ठीक है भाई? तो साइज का कॉम्पैक्ट होना और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैलेंस सेल में ज्यादा होना और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्सन ज्यादा होना ही ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो हो जाती है। बाकी सब में वही कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज करने वही दिक्कत है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देखिए।
अगर आप एक ट्रेंड देखिए, एक ट्रेंड मिल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग टॉप टू बॉटम चलने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं? डिक्रीज है, नहीं सॉरी, टॉप टू बॉटम चलने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और इंक्रीज करने का कारण क्या है? इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। और मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा तो वान डेर वाल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर। एक चीज आप यहां पे देख रहे हैं, लार्ज डिफरेंस आप देखिए किसमें? ऑक्सीजन और किसमें भाई? सल्फर। लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होने का कारण क्या है? ड्यू टू इट्स एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 फॉर्म, यानी डायटॉमिक फॉर्म। और सल्फर जो है SA फॉर्म, यानी पॉलीएटॉमिक फॉर्म। तो ड्यू टू पॉलीमेरिक नेचर ऑफ सल्फर, पॉलीमेरिक नेचर ऑफ सल्फर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इसी की बात करें तो डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज कर। डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर। ठीक, उसका कारण क्या है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको मालूम है NH2Np6 है, सॉरी NH2Np4। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो ऑटोमेटिक है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस वजह से हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। लेकिन आपको मालूम है इनमें से जो है, अगर आप ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इनकी बात करें तो ये आपका नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये दोनों जो हैं मेटलॉइड की तरह डील करते हैं, और ये जो है आपका मेटल है। तो कहने का मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जो होता है इंक्रीज करता है, और मेटल जो है कभी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मेटल जो है कभी भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। इसका मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी नीचे चलने पर क्या होगी? घटेगी। तो एक तो ये हो गया आपका टॉप टू बॉटम चलने पर हम लोग ये कह सकते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी decreases down the group। और उसका कारण क्या है? ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे -2 -2 -2 -2 -2 यहाँ +2 आ रहा है।
इसका मतलब इस शुरुआत के सारे मेंबर जो हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बाकी रेस्ट मेंबर जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं? रेस्ट मेंबर जो है मतलब लास्ट मेंबर +2 शो कर रहा है, बाकी रेस्ट मेंबर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो इसलिए टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। ठीक, ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो करेगा? पेरोक्साइड। इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन शोज -1 ऑक्सीडेशन। +1 की बात करते हैं। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड। तो इसलिए इसको मेजॉरिटी में क्या शो करना चाहिए? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है जैसे OF2, तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। O2F2, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ये दो कंपाउंड हैं जिसमें ऑक्सीजन +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी ऑक्सीजन मेजॉरिटी में -2, पेरोक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जो रेस्ट मेंबर हैं, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, हायर मेंबर्स जो भी होते हैं, ये सब इसके अलावा +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कैसे? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, और इसको अगर देखिए लास्ट में आता 3s2, 3p4 और 3d0। अगर इसको दिखाइए तो हम लोग यहाँ पे s 2 इलेक्ट्रॉन, p 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं और ये D तो आपका वैकेंट है, 1 2 3 4, D वैकेंट है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो इस समय कितना बॉन्ड वो बना सकता है? +2। तो ये +2 हो गया। जैसे ही ये प्रमोशन होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब यहाँ पे अनपेयर्ड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे ही इसका प्रमोशन होगा डी में, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 6। तो इस तरह से जो है हायर मेंबर्स में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हायर मेंबर्स shows +4 +6 oxidation state also. ठीक है भाई, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। ये ध्यान रखिएगा भाई, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रमोट करके जाए। ओके भैया, हटा रहे हैं इसको अगर हटाएं हम लोग तो अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि चूंकि इस ग्रुप के मेंबर जो हैं, देखिए टॉप टू बॉटम फिर से चल रहा है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी वह इंक्रीज करेगा, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी वो डिक्रीज करेगा। और दोनों का रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने ग्रुप 15 में पढ़ा भी था, वहां बताया था कि एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने में क्या करता है? अनिच्छा जाहिर करता है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग जो है इसको कह सकते हैं। आपको मालूम है, जैसे देखिए सल्फर हुआ, सिलेनियम हुआ, टेलोरियम हुआ, ये
फॉर्म कंपाउंड फॉर्म ऑक्सीजन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इनके साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसे कंपाउंड जो है एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये दोनों शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं भाई, जान लीजिए। ठीक है भाई। और ये सब जो है विद फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद फ्लोरीन फॉर्म कंपाउंड्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब क्या बनाते हैं? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। ठीक। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहेव्स ओनली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करें भाई। +4 से आप +4 से +2 में भी आ सकते हैं, +6 में भी जा सकते हैं। +6 से आप नीचे ही हमेशा आएंगे, ऊपर तो जा नहीं सकते, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन और ड्यू टू पहला स्मॉल साइज, ये तो मालूम ही, ऑक्सीजन का एनर्जी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्मॉल साइज की वजह से। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा जानते ही हैं एब्सेंस ऑफ वैकेंट दिया, ये पढ़ा हुआ है, बस इसे सुन लीजिए। इस वजह से ये नॉर्मली क्या शो करता है? एनामलस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक। और आप जानते हैं ऑक्सीजन की एक यूनिक एबिलिटी होती है, फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ आर ओन पीरियड एलिमेंट। ये ऑक्सीजन की यूनिक प्रॉपर्टी है। रेस्ट मेंबर में पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है। नो, ठीक, नो पी पाई डी पाई। नो पी पाई डी पाई बॉन्ड। आपको मालूम है ऑक्सीजन के साथ एक ये भी है, लैक ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हमने बताया था ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा कौन सा बॉन्ड प्रेफर करता है? डबल बॉन्ड को प्रेफर करता है, इसलिए इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है, लैक ऑफ कैटिनेशन। ठीक। जबकि रेस्ट मेंबर जो होते हैं, रेस्ट मेंबर वो क्या करते हैं? सोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आपको मालूम है S8 इस तरह से पाया, सिलेनियम टेलोरियम ये। और आपको मालूम है जो है ये इसकी कांट एक्सीड्स इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सीड्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ओनली 1s एंड 3p ऑर्बिटल आर अवेलेबल
अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए आपको यही तीन पी, यानी पी की वजह से 3 बॉन्ड और एस की वजह से 1 बॉन्ड बन सकता है। यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एनामलस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है भाई, ये आपका जो है कुछ एनामलस प्रॉपर्टी शो करने का कारण है। ठीक, तो लैक ऑफ कैटिनेशन, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करता है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करता। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कांट प्रेफर। प्रेफर किसको करता है? डबल बॉन्ड। ड्यू टू इट्स बॉन्ड एनर्जी डेटा एज प्रीवियस टूल। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको ऑक्सीजन और सल्फर की जब केमिस्ट्री कंपेयर किया था तो वहां पे बताया। तो ये कुछ एनामलस प्रॉपर्टी है जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको इस तरह हमने आपसे कहा कि ऐसे ही 10 क्वेश्चन पर डे हम आपको देंगे और आप उसे सॉल्व करके जो है रिपोर्ट करिए। ठीक, कम से कम इस तरह से जितने दिन 60 चलेगा आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। किसी दिन 10, किसी दिन 12, किसी दिन 15 और भी हो सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुन लेते हैं फिर करिएगा। नाइट्रोजन डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विथ। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कंबाइन डायरेक्टली नहीं कर सकता किससे? कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, Ag है या Mg। किससे डायरेक्ट वो कंबाइन नहीं कर सकता? ठीक है, ऑप्शन A B C D दिया है। एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्राबेसिक एसिड इज। कौन टेट्राबेसिक एसिड है? आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा देखिए, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन फ्री स्टेट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन। कौन इसमें से फ्री स्टेट में पाया जाता है? चौथा क्वेश्चन है विच डज नॉट गिव अमोनिया विद वाटर। इसमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं Mg3N2, ALN, CaCN2, CaCN का होल ट्वाइस। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया नहीं देगा? अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल होता है इसलिए सॉल्युबल है, कि ब्रॉन्स्टेड बेस है इसलिए सॉल्युबल है, कि बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्किन जो होती है वो टर्न्स येलो इन कांटेक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। जब कंसंट्रेटेड HNO3 के संपर्क में आप आते हैं तो आपका स्किन येलो हो जाता है। वो क्यों? प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ज़ैंथोप्रोटीन में। वाटर इज रिमूव बाय एसिड। HNO3 जो स्किन की वाटर होता है उसे रिमूव करता है। स्किन गेट बर्न्स या स्किन जलने की वजह से नाइट्रोसेल्यूलोज इज फॉर्म, कि नाइट्रोसेल्यूलोज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद विच सेट ऑफ एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। इसमें हमने चार ऑप्शन दिए, 3 का सेट दिया, NOF, PSCl, AS सिलेनियम ब्रोमीन, SB टेलुरियम और आयोडीन। ये 4 सेट दिया गया है। चारों में कौन सा सेट आसानी से एनायन बनाएगा वही ऑप्शन आपको लिख रहा है। विच हाइड्राइड डज नॉट हाइड्रोलाइज। कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा, वाटर से रिएक्शन नहीं शो करेगा? SbCl3 पहला है, दूसरा AsCl3, तीसरा PCl3 और चौथा NF3। विच हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा हाइड्राइड इसमें है जो एग्जिस्ट नहीं करता? SbS3 पहला है, दूसरा AsS3 है, तीसरा PH5 है और चौथा N2H4। मैग्नीशियम, लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग टू रेडनेस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब मैग्नीशियम को आप रेडनेस तक हीट करते हैं, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है और जो कंपाउंड बनता है उसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा कि हाइड्रोजन मिलेगा कि नाइट्रोजन मिलेगा कि ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के अलावा इनको आप जो है रिपोर्ट करिए और जितना ज्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छे से होगी। ठीक है भाई, तो इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।